नमस्कार साथियों। जिन साथियों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है एसएससी जीडी के अंदर कि सर एज के अंदर मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, या जो हमारा जो एज का जो क्राइटेरिया दे रखा है मैं उसको चेक करूँ तो कैसे करूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ बिल्कुल ऐसे आसान शब्दों में कि किस तरीके से हम अपनी एज चेक कर सकते हैं। क्या आप अब जो वैकेंसी आपकी आ रही है कि उसके अंदर हम अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो देखिएगा साथियों, जैसे आपकी जो वैकेंसी है उसके अंदर एसएससी जीडी के अंदर एज की अगर मैं बात करूँ तो जो भी साथी जनरल से हैं, जनरल के अंदर एज दे रखी है 18 से 23, ठीक है जी, 18 से 23 एज दे रखी है। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की आपको क्या दी हुई है, छूट दी हुई है। ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है, और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 5 साल की छूट है। तो उसके अनुसार ओबीसी के अंदर एज बनती है आपकी 18 से लेकर 26 तक, और एससी एसटी की बनती है 18 से 28। अगर आप इसके अंदर आ रहे तो अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सर हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारा जैसे कुछ साथी ऐसे हैं जो 2-4 महीने छोटे या बड़े हैं, तो उसके कारण क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि सर पता नहीं हमारा फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो वैकेंसी है उसकी जो एज है वो आपकी 1 जनवरी से काउंट होगी। लेकिन 1 जनवरी कौन सी से काउंट होगी, देखिए 1 जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा कि जो मैंने आपको बताया 23 साल वाली उम्र है, 26 साल वाली, 28 साल वाली जो उम्र है। अगर मैं जनरल की बात करूँ, आप में से कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसकी एज या जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में, तो वो अपना फॉर्म लगा सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, छोटे से छोटा अगर कोई साथी है, मान लो किसकी एज कम, जैसे 18 साल की उम्र है ना, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। और अगर आप बड़े वालों की तरफ से चलते हो तो आपके पास जन्म आपका 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी का 3 जनवरी 2003 का वो फॉर्म लगा सकता है। अगर मान लो किसी साथी का 10 फरवरी है ना, 10 फरवरी 2003 है, तो वो भी अपना क्या कर सकता है, फॉर्म लगा सकता है। यानी इस क्राइटेरिया के अंदर जो आ रहा है वो जनरल के अंदर अपना फॉर्म लगा सकता है। अगर आपने छूट ली है, जैसे मान लो ओबीसी के अंदर 3 साल की अगर आपको छूट मिलती है और अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप इसमें चेक कर लो आपके पास क्या है 2 जनवरी 2000 से लेकर जिसका जन्म है ना, और अगर आप 1 जनवरी 2008 के बीच में आ रहे हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और 2 जनवरी 2000 से पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं ओबीसी वाले, तो अपना फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी एसटी की, तो अगर आप 2 जनवरी 1998 से, है ना, आप 2 जनवरी 1998 से पुराने नहीं होने चाहिए। और नए की बात करूं तो वही आपका 1 जनवरी, नए वालों में तो यही है ना, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, ठीक है। अगर पुराने वालों की बात करें तो एससी एसटी के अंदर आपके पास 2 जनवरी 1998 से पुराना स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई साथी आपका 10 जनवरी 1998 तो वो अपना फॉर्म लगा सकता है, इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर छूट ली, है ना, किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आपने छूट लेते हैं एज की या फिर हम हाइट की या किसी और पे, तो अगर हम किसी भी प्रकार की छूट लेते हैं तो उसके अंदर अब की बार नियम बना दिया, वैसे तो पहले ही था, है ना, तो उसके अंदर अगर आप छूट लेते हैं तो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी, है ना, उसके अंदर आप अपने ही कैटेगरी के अंदर अपने फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था। देखो पहले क्या नियम था आपको मैं थोड़ा बता दूं। पहले ये नियम था कि जैसे आपके रिजर्व कैटेगरी थे एससी एसटी ओबीसी, जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेते थे। मतलब क्या होता था कि आपकी जो कट ऑफ है ना, उस कट ऑफ से भी आपकी ज़्यादा कट ऑफ चली जाती थी, फिर वो बच्चे कहाँ चले जाते थे, जनरल में चले जाते थे, और फिर जनरल वालों की सीट वो ले लेते थे, और अपनी जो कैटेगरी की जो सीट है वो वैसी की वैसी सेफ रह जाती थी, और वो किसी दूसरे कैंडिडेट को, उनके कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट को मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो आपके पास ओबीसी के अंदर मान लेते हैं, इससे छोटा सा 100 पोस्ट है, तो आप अगर इधर से ओबीसी के अंदर छूट लेके आए हो, उधर ओबीसी के अंदर आपने एज में छूट ले ली, हाइट में छूट ले ली, या किसी अन्य चीज़ में छूट ले ली, है ना, तो अगर वहाँ आपने छूट ली है तो आपका जब भी सिलेक्शन होगा या जो आपकी मेरिट जाएगी, तो फिर आपको इन्हीं 100 पोस्ट के लिए फाइट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा भी आ गए तो फिर आप ऐसे जनरल में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ना ही आपके पास एससी एसटी का मान लो, जैसे है ना, एससी एसटी का मान लो, इसके अंदर 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट है ना, तो यहाँ पे एक साथी के नंबर आए हुए हैं, जैसे मान लो 100 में से 70 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और इसकी एससी एसटी की जो मेरिट गई है वो सिर्फ 50 ही गई है। एससी एसटी की मेरिट कितनी गई है, सिर्फ 50 ही गई है, और यहाँ पे आपके नंबर है 70। जबकि जनरल की मेरिट मान लेते हैं कि जनरल की मेरिट हमने मानी सर कि 60 है, ठीक है ना, सुनिए जाइए, जनरल की मेरिट 60 है।
SC/ST के 50 है, लेकिन आपके नंबर 70 है, तो आपका ये होता था कि पहले आप जनरल में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि आपके 70 नंबर है, 70 नंबर है आपके, तो आपको जनरल में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इस सरकार ने कह दिया, या अपने बात करें कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि भाई अगर आपके 70 नंबर आते हैं तो आपके जो 100 पोस्ट SC/ST के उन्हीं में से आपको पोस्ट मिलेगी, आपको जनरल में जाके फाइट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि भाई आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखो क्या है कि भाई ऐसा उम्मीदवार जिसने पहले कोई छूट ले रखी है और इसके बारे में अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन में SSC GD लिखता भी है कि भाई अगर आपने पहले छूट ले रखी है तो फिर आपको छूट इसमें फिर आगे नहीं मिलेगी, जो फाइनल कट ऑफ या आगे जब कट ऑफ आपकी बनेगी तो उसके अंदर आप अगर ये चाहते हैं कि मैं जनरल में चला जाऊं, OBC में चलाऊं, तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगातार आपको बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। धन्यवाद।